सेशन में, जिसको हम प्रागैतिहास संस्कृति कह रहे हैं, का नया एपिसोड आपके सामने लेकर मैं किंशुक शर्मा हाजिर हूँ और स्वागत करता हूँ एनालिटिकल स्कूल ऑफ हिस्ट्री के इस एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर। पिछला जो सेशन था उसमें हम लोगों ने सांस्कृतिक जीवन और जो पुरातात्विक साक्ष्य थे लोअर पैलियोलिथिक के, क्योंकि पैलियोलिथिक या पूरा पाषाण अपना चल रहा है, तो क्या क्या प्राप्त हुआ हमें पूरा पाषाण के लोअर पैलियोलिथिक से वो हमने देख लिया था। ठीक है, अब मैं वो बताऊं कि क्या क्या नहीं मिला, तो उससे आप कंफर्म कर लीजिएगा। मतलब ये तो पक्की बात है कि जिन तत्वों की अभी हम बात करेंगे, जिन फैक्टर्स की हम बात करेंगे, उनका संबंध कम से कम पूरा पाषाण काल के साथ हरगिज नहीं है। पहले समझिएगा कि पूरा पाषाण काल के साथ क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पूरा पाषाण काल। अब मैं इस बात को आप लोग और याद रखिएगा कि जब मैं पूरा पाषाण काल की बात कर रहा हूँ तो इसमें तीनों कालखंड हमारे सामने आ गए हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण बात जो संभवतः स्पष्ट तौर पर मुझे नहीं कहा गया, लेकिन गाहे बगाहे वो बातें आ गई हैं कि आपने संपूर्ण प्रागैतिहास का जो विभाजन है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, यानी कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। फिर इसके पश्चात यदि मैं एडवर्ड लॉथर्ट की बात करूं कि आपने पूरा पाषाण को भी, यानी कि पैलियोलिथिक को भी, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक में जो क्लासिफाइड किया है, जिनका क्लासिफिकेशन किया गया, विभाजन किया गया है, वो किस आधार पे किया गया है। तो एक बात तो हम पहले सेशन से करते आ रहे हैं कि जो सबसे प्रमुख आधार है वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, तो जब जलवायु में परिवर्तन आता है तो मानवीय गतिविधियां, क्रियाकलाप भी उसके अनुसार, प्रकृति भी उसके अनुसार परिवर्तित हो जाती है। तो निश्चित तौर पर एक निश्चित काल अवधि में मनुष्य ने एक निश्चित प्रकार की पत्थर की प्रस्तर, यानी कि पत्थरों को या पाषाण को निर्माण सामग्री, अपने उपकरणों के निर्माण हेतु कच्ची सामग्री के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में काम में लिया। जैसे जलवायु में परिवर्तन आया, वो कच्ची सामग्री भी बदल गई, निर्माण की तकनीकी में भी परिवर्तन आ गया। तो पक्की बात है स्टोन टूल्स के अंदर भी परिवर्तन आ रहा है। इसका मतलब जलवायु परिवर्तन के साथ साथ एक निश्चित अवधि में जैसे जलवायु परिवर्तन होता है, तो स्टोन टूल्स के आकार में, उनकी निर्माण विधि में और उनकी कुशलता में, प्रवीणता में, दक्षता में भी परिवर्तन आ रहा है। तो प्रयुक्त निर्माण सामग्री और प्रयुक्त स्टोन टूल्स, यानी कि प्रस्तर उपकरणों में भिन्नता के आधार पर, जिसका सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन के साथ है, के आधार पर मनुष्य की गतिविधियों में भी परिवर्तन आया। और यह प्रमुख आधार बना है एक निश्चित काल अवधि को, एक प्रागैतिहास के एक निश्चित कालखंड को दूसरे कालखंड से विभाजित करने का, अंतर स्थापित करने में। इस आधार पर हमने संपूर्ण प्रागैतिहासिक दौर को 3 विशेष कालखंडों में बांटा है। पहला पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक, दूसरा मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, एवं तीसरा नव पाषाण काल अर्थात नियोलिथिक। और फिर चूंकि सबसे जो लंबी अवधि है भारतीय संदर्भ में 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक की, जिसको आप पूरा पाषाण काल कहते हो, फिर इसको भी आपने लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एवं अपर पैलियोलिथिक में चेंज किया है। अब आई थिंक कि आपको सारी बात समझ में आ गई है। तो जब हम बात कर रहे हैं पूरा पाषाण काल में क्या नहीं था, ये पिछले सेशन में आप लोगों ने यहां तक तो देख ही लिया कि क्या क्या था। भाई भित्ति चित्र थे, स्टोन टूल्स हैं और शिकार भी किया गया, तो संभवतः जीवाश्म भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन क्या नहीं था, ठीक है, जो उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब आप क्रॉस का चिन्ह कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली बात आपको मृद भांड, संपूर्ण जो पूरा पाषाण है, संपूर्ण पूरा पाषाण का मतलब पैलियोलिथिक के तीनों कालखंड, मृद भांड नहीं है, कंकाल आपको प्राप्त नहीं है। जब कंकाल प्राप्त नहीं हुए तो किसी भी प्रकार की आपको कब्रें प्राप्त नहीं हो रही है। जब कंकाल और कब्रें नहीं हैं, इसका मतलब प्राचीन आदिम मनुष्य के अंत्येष्टि संस्कारों पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। राइट, मानवीय आवासों का पूरा अभाव है, ये भी याद रखिएगा।
मानवीय आवास का पूरा अभाव है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट हम लगा सकते हैं, हम देख सकते हैं कि भीमबेटका से, हमने पिछले सेशन में इस बात की चर्चा की थी, भीमबेटका से गुफा के प्रवेश द्वार पर, किसी गुफा के प्रवेश द्वार पर दीवार जैसी संरचना की संभावना उस काल के आदिम मानव द्वारा कोई दीवार जैसी संरचना या बनावट को खड़ी करके कृत्रिम आवास के निर्माण का संभवतः इसने कोई एक प्रयास किया हो। चूंकि आर्कियोलॉजिस्ट इस तथ्य पर एक मत नहीं है, लेकिन प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ से कि पुरापाषाण काल में किस स्थल से गुफा के प्रवेश द्वार पर आदिम मानव द्वारा दीवार जैसी संरचना या बनावट को खड़ा करने का प्रयास किया गया। तो आपका आंसर होगा भीमबेटका। तो यहाँ से आपको मृदभांड नहीं मिले हैं, कंकाल नहीं मिले हैं, कब्रें, अंत्येष्टि संस्कार, मानवीय आवास नहीं मिले हैं। याद रखना, अग्नि से परिचित तो था, आदिम मानव का अग्नि से परिचय तो था, परंतु अग्नि के प्रयोग से वो अनभिज्ञ था, परंतु उसके प्रयोग से आदिम मानव, याद रखना, पूरी तौर पर अनभिज्ञ था। ठीक है। 7वां पॉइंट देखिएगा, पहिए का आविष्कार नहीं है, पशुपालन यहां पर नहीं है। ठीक है। कृषि के साक्ष्य यहां पर नहीं है। क्लियर? मतलब वस्त्र सिलाई का तो फिर खैर साक्ष्य मतलब कोई सवाल ही, कम से कम इन तथ्यों से किसी भी सूरत में जो पैलियोलिथिक या पुरापाषाण कालीन जो निवासी था वो पूरी तौर पर अपरिचित था, अनभिज्ञ था। अब इस सेशन के अंदर इस बात को भी आप लोग समझ लीजिएगा, इस सेशन के अंदर हम जो लास्ट ये हिस्सा है इस सेशन का, इसके अंदर हम जो लोअर पैलियोलिथिक पिछले सेशन में पूरा आपने देख लिया, उसका शेष हिस्सा जो हमारे सामने है वो है, हम उसके प्रमुख स्थलों की बात करेंगे। इनमें कश्मीर से एक स्थल है पहलगांव। क्लियर? पहलगांव में HD सांकलिया ने हस्तकुठार और मानवीय आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि मानवीय आवास के प्रथम साक्ष्य में मीजोलिथिक से स्पष्ट तौर पर प्राप्त होते हैं। तो यदि हम प्रमुख स्थलों की बात करें इस लोअर पैलियोलिथिक से के काल की, तो पुरापाषाण काल में क्या नहीं था, ये संपूर्ण पुरापाषाण की बात है, लेकिन अब मैं आपसे पर्टिकुलर बात कर रहा हूं लोअर पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में, विभिन्न स्थलों के बारे में। तो इनमें जो पहला स्थल हमें प्राप्त होता है, याद रखिएगा, वो स्थल है पहलगांव। याद समझ लीजिएगा इस बात को, पहलगांव हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? कश्मीर से प्राप्त हो रहा है, और इस पहलगांव से HD सांकलिया जी के द्वारा, HD सांकलिया जिनके बारे में हमने पिछले सेशन में भी देखा था कि आपने सोहन नदी घाटी से हस्तकुठार आपने प्राप्त किए थे। तो HD सांकलिया जी ने कश्मीर में पहलगांव जिसका संबंध लोअर पैलियोलिथिक से, यहाँ से एक तो आपने हैंड एक्स प्राप्त किया और मानवीय आवास के साक्ष्य भी, संभवतः इन्हें भी यहाँ पर कोई गुफा का प्रवेश द्वार ढका हुआ प्राप्त हुआ। तो मानवीय आवास के साक्ष्य भी आपको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। अब जो पाकिस्तान का पंजाब, उसमें एक नदी है सोहन नदी, जो कि सहायक नदी है, याद रखिएगा, पोतवार क्षेत्र में सिंधु की। यहाँ पर चौतरा एक स्थल है, एक आडियाल एक स्थल है, एक बलवाल एक स्थल है। राइट? तो इनसे आपको चॉपिंग
और हैंडेक्स जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसके बारे में हमने पहले ही कहा था। तो आप देख लीजिएगा, यदि मैं दूसरा स्थल बात करूं तो ये सोहन कल्चर की बात की जाए तो पहली बात तो सोहन कल्चर विच वॉज डिस्कवर्ड बाय D.N. वाडिया इन 1928। इसीलिए आपने D.N. वाडिया साहब को क्या बोला, जितनी बार रिपीट होगा ना कोई चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। आपने इन्हें बोला है, याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन लोअर पैलियोलिथिक कल्चर। या इन्हें हम एक नाम से और पुकारते हैं, याद रखना, फादर ऑफ सोहन वैली सिविलाइजेशन। सोहन वैली सिविलाइजेशन या सोहन वैली प्री हिस्टोरिक या पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन। अब सोहन कल्चर, क्योंकि आप लोगों ने इस बात को देख लिया था लास्ट सेशन तक कि जो पैलियोलिथिक जो कल्चर है इसके दो हिस्से आपको प्राप्त हो रहे हैं। नॉर्दर्न इंडिया में सोहन वैली कल्चर और साउदर्न इंडिया में तमिल प्रदेश में जिसको आपने मद्रासियन हैंडेक्स कल्चर कहा है। ठीक है साहब। तो सोहन वैली कल्चर के अंदर जो कुछ प्रमुख स्थल है, जिनमें आपके सामने आ गया है एक प्रमुख स्थल चौतरा। अब समझिएगा इस बात को, चौतरा अपने आप में बेहद प्रमुख क्षेत्र है। चौतरा हो गया, आडियाल हो गया, बलवाल हो गया। चौतरा, आडियाल, वर्तमान, ये पाकिस्तान की बात अपने सामने चल रही है, एवं बलवाल, ये क्षेत्र हो गए हैं सोहन नदी घाटी में। यहां से आपको मालूम है कि H.D. सांकलिया साहब ने एक हैंडेक्स प्राप्त किया था। इसके अलावा चॉपर, चॉपिंग, प्रधान रूप में जो उपकरण है सोहन वैली जो पैलियोलिथिक कल्चर है, यहाँ से आपको गंडासा और खंडक जैसे प्रस्तर उपकरण प्राप्त हुए हैं। अर्थात जो प्रायर या प्रधान उपकरण है यहाँ पे वो गंडासा खंडक के, लेकिन ऐसा नहीं कि हस्त कुठार नहीं मिले, एशुलियन टाइप के। प्रधान जो हैंडेक्स कल्चर है वो मद्रास से आपको प्राप्त हो रही है, पल्लवरम एवं अतिरम पक्कम। इसके अलावा जो और प्रमुख स्थल है, मैं स्क्रीन आउट हो जाता हूँ कुछ सेकंड्स के लिए, इन चीज़ों को मेरे हिसाब से आप लोग नोट कर लोगे तो आपके बहुत काम की बात रहेगी। नेक्स्ट अपन लेते हैं। इसके अलावा जो प्रमुख स्थलों में आपको प्राप्त होता है वो गंभीरी नदी, जो बेसिन घाटी है चित्तौड़ में, चंबल नदी घाटी। अब ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ये राजस्थान के अंदर प्रॉपर आ रहा है, तो इसका मतलब कि राजस्थान के अंदर भी बहुत ज़्यादा मतलब पूरा पाषाण काल के भी लोअर पैलियोलिथिक से आदिम मानव के पदचिन्ह या गतिविधियों के हमें साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। एक स्थल है नगरी, ये बेड़च नदी घाटी का प्रवाह क्षेत्र है, बेड़च नगरी, और वर्तमान जिला चित्तौड़। यहाँ से भी आपको मानवीय गतिविधियों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अब आपने 1982 में अरुण सोनकिया जी के द्वारा एक एक्सकावेशन और सर्वे किया गया था नर्मदा नदी घाटी में हथनोरा में। क्लियर है, क्योंकि अभी तक देखिएगा हम लोगों ने इस बात को समझ लिया था कि जो पैलियोलिथिक कल्चर है, चाहे लोअर हो, चाहे मिडिल हो, चाहे अपर हो, इसका सीधा संबंध प्लीस्टोसीन कल्चर के साथ है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी का जो डिपोजिशन है, यहाँ से आपको इवन नर्मदा नदी घाटी के अंदर तो प्लीस्टोसीन जो टाइम है, जो क्लाइमेट है, इससे भी पहले के आपको यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो संभवतः या लोअर पैलियोलिथिक से भी पुराने हों। तो नर्मदा नदी घाटी के अंदर नरसिंहपुर एक जगह है, नर्मदा नदी घाटी में एक हो गया नरसिंहपुर, एक हो गया आपका हथनोरा। एक एक चीज को मेरे हिसाब से आप लोग इनको चीजों को साथ साथ पेन डाउन करते चले जाइए, लिखते चले जाइए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। हथनोरा को तो खैर आपको पूरे विस्तार से देखना ही है। अब जो हथनोरा जो एक इलाका है, इस हथनोरा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है
1982 में हथनोरा के अंदर जो सर्वेक्षण और जो उत्खनन हुआ है वो अरुण सोनकिया जी के द्वारा हुआ है। और आगे जाकर हथनोरा में महादेव पिपरिया ने जो यहाँ से साक्ष्य प्राप्त किए थे, फिर उन्हें तो आप लोग जानते हैं कि पिपरिया महादेवियन कल्चर भी पुकार दिया गया था। तो हथनोरा जो नर्मदा नदी घाटी एमपी का एक इलाका है, इसको खोजा गया है अरुण सोनकिया जी के द्वारा 1982 में। अब एक तो आपको यहाँ से क्या क्या प्राप्त हो रहा है, एक तो ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्कल से हमारा जो आशय है वो क्या है, याद रखना, मानव खोपड़ी, क्लियर। एनिमल फॉसिल्स, यानी कि पशु जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। और यहां से आपको एशुलियन, हैंड एक्स या जो अदर स्टोन टूल से वो भी हमें हथनोरा से प्राप्त हो रहे हैं। जो पशु जीवाश्म प्राप्त हो रहे हैं, इन पशु जीवाश्म चूंकि नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए इसको नमेदिकस भी कहा गया है। अब देखो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बेहद परेशान करेगी। असल में जो मध्य प्रदेश के अंदर जो नर्मदा नदी घाटी, यहाँ से आपको दो प्रकार की कल्चर प्राप्त हो रही है। एक तो प्राप्त हो रहा है नमेदिकस और एक प्राप्त हो रहा है महादेवियन कल्चर। महादेवियन तो चूंकि जो एक्सकावेशन किया गया था वो महादेव पिपरिया के द्वारा किया गया था। ये नमेदिकस क्या है, नमेदिकस क्या है, असल में नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त जो पशुओं के जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें गेंडा दरियाई घोड़ा, भैंसा, एलिफेंट एंड हॉर्स, हाथी घोड़ा, दरियाई घोड़ा और भैंसा, इनको नमेदिकस बोला गया है। यानी कि नर्मदा नदी घाटी से जो प्राप्त पशु जीवाश्म जिनकी खोज अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में किया गया। सबसे जो महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ पर वो है एक मानवीय खोपड़ी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये जो पशु जीवाश्म प्राप्त हो रहे हैं, इनमें आपके भैंसा आ गया है, दरियाई घोड़ा आ गया है, हाथी आ गया है एवं हॉर्स, घोड़ा तो जी आ ही गया है। ये कहला रहे हैं नमेदिकस, ठीक है। अब हमें अगला जो स्थल है लोअर पैलियोलिथिक का, बेहद महत्वपूर्ण है, वो मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अब तक की खोज में, जितना आप लोगों ने पढ़ा है, भीमबेटका। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि लोअर पैलियोलिथिक या संपूर्ण पैलियोलिथिक के दो प्रमुख केंद्र आपको प्राप्त होंगे, इवन तीन, सोहन नदी घाटी, भीमबेटका एवं मद्रास। इन तीनों ने संपूर्ण लोअर पैलियोलिथिक इंडियन जो प्री हिस्ट्री है इसकी दिशा निर्धारित कर दी है। देखिए भीमबेटका से जो गुहा चित्र प्राप्त हुए हैं, उन गुहा चित्रों से निम्न पुरापाषाण कालीन निवासियों के दार्शनिक चिंतन, धार्मिक, सामाजिक गतिविधियों के क्रियाकलापों पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है, जिसका स्पष्ट अभाव मिलता है मद्रास से भी और सोहन नदी घाटी से भी। क्योंकि जो स्टोन टूल्स प्राप्त हो रहे हैं उनसे आप सिर्फ ये लगा सकते हैं कि निर्माण सामग्री क्या काम में ली गई, मनुष्य ने किस तकनीकी का प्रयोग किया, किस तरह के पशुओं को का शिकार किया गया होगा। इसके अलावा आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त यहाँ से नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो भीमबेटका नामकरण इस स्थल का क्यों हुआ है? ऐसा कहा गया है कि महाभारत काल में यह भीम की बैठक रही होगी, क्लियर। और कुछ लोग कहते हैं जी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भीम प्लस वाटिका, यानी कि जहां भीम रहा। और इसको जो खोजा गया है भीमबेटका को, हम पहले कह चुके हैं 1957-58 के अंदर, 1957-58 के अंदर डॉक्टर V.S. वाकणकर के द्वारा
डॉक्टर वी.एस. वाकणकर के द्वारा इस स्थल को खोजा गया है। चूंकि ये प्रागैतिहासिक शैल चित्रों, रॉक पेंटिंग्स का सबसे बड़ा प्रभावशाली स्थल है, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर वी.एस. वाकणकर, इसलिए डॉक्टर वी.एस. वाकणकर को हमने फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स भी कहा है। लिख देते हैं अपन। फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स भी बोला गया है। याद रखिएगा, आपको क्या कहते हैं, डॉक्टर वी.एस. वाकणकर साहब को। यहाँ पर कुल, या अब भीमबेटका की जो बात है, यहाँ पर कुल 600 गुफाएं, शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इन 600 जो केव्स या शिलाश्रय प्राप्त हुए, इनमें से 275 शिलाश्रयों के अंदर प्राप्त शिलाश्रय 600, इन 600 में से 257 का संबंध लोअर पैलियोलिथिक, जो प्रिमिटिव मैन था, जो आदिम मानव था, उसके द्वारा यहाँ पर जो चित्रकारी की गई उससे संबंधित है। इसीलिए भीमबेटका को आप आदिम चित्रशाला या प्रागैतिहासिक चित्रशाला भी पुकारते हैं, भारतीय प्रागैतिहास की। याद रख लीजिएगा, भारतीय प्रागैतिहास की आदिम चित्रशाला या प्रागैतिहासिक चित्रशाला के नाम से भी पुकारा गया है। याद रखिएगा इस बात को कि भीमबेटका को। और यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आदिम मानव के द्वारा निर्मित सबसे प्राचीनतम गुहा चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर भी साइटेड है, यानी कि सूचीबद्ध है। जो विश्व धरोहर सूची है यूनेस्को की, यहाँ पर, और यहाँ पर जो रंगों का प्रयोग हुआ है वो मिनरल्स या खनिज संपदा के द्वारा यहाँ पर चित्रों, रंगों को बनाया गया है। यहाँ पे लाल, गेरुआ, सफ़ेद रंग का काफ़ी प्रयोग हुआ है, लेकिन साथ साथ पीले और हरे रंग का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो यहाँ पर विषय प्राप्त हुए चित्रों में, उनमें सामूहिक, कलेक्टिव हंटिंग, डांस, बैटल, संघर्ष करते हुए धार्मिक विषय, मानव जीवन के विभिन्न क्रियाकलाप, हाथी की सवारी करते हुए मनुष्य, घोड़े पर सवारी करते हुए मनुष्य, और क्या कहते हैं उसको, हनी, शहद इकट्ठा करते हुए आदिम मानव को, और आभूषण पहनते हुए, आभूषण सजाते हुए मानव को यहाँ पर दिखाया गया है भीमबेटका में। मैं थोड़ा सा स्क्रीन आउट होता हूँ, तब तक आप इस पूरे मैटर को मेरे हिसाब से उतार लीजिए। बेहद ये महत्वपूर्ण हमारे सामने आता है। ठीक है जी, आई थिंक यहाँ तक आपने कर लिया है। तो जब हमने बात करी आपसे भीमबेटका की, तो भीमबेटका से जो चित्र प्राप्त हो रहे हैं वो हो गया सामूहिक शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध के यहाँ से आपको चित्र प्राप्त हो रहे हैं, उनके धार्मिक क्रियाकलापों के चित्र प्राप्त हो रहे हैं, जो भी वो अंधविश्वास, टैटू वगैरह को काम में लेते होंगे। गजारोही चित्र यहाँ से प्राप्त हो रहा है, अश्वारोही चित्र यहाँ से प्राप्त हो रहा है। यहाँ से शहद जमा करता हुआ आदिम मानव भी यहाँ पर दिखाया गया है, शहद जमा करते हुए आदिम मानव को। इसके अलावा आभूषणों का
का प्रयोग करते हुए आदि मानव को भी यहाँ पर चित्रित किया गया। एमपी से ही एक और प्रसिद्ध स्थल प्राप्त होता है जिसको कहा गया है आदमगढ़। आदमगढ़ का संबंध भी याद रखना एमपी से है, और इसका संबंध भी प्रागैतिहासिक गुहा चित्रकारी से है, भीमबेटका की ही भांति, याद रखिएगा। गुहा चित्रकारी से हमारा संबंध आता है, जो मतलब आदमगढ़ का। तो वैसे लेकिन प्रभावशाली जो चित्रकारी प्राप्त हो रही है वो प्राप्त हो रही है किससे, याद रखिएगा, भीमबेटका से। नेक्स्ट, यहाँ तक का एक बार आप स्क्रीन आउट हो जाता हूँ, तो जितना जल्दी हो सके इस मैटर को आप लोग उतार लीजिए। अब हमें देखना है बेलन नदी घाटी जो यूपी से प्राप्त हो रही है, और बेलन नदी घाटी के भी काफ़ी प्रमुख स्थल जैसे लोहदा नाला क्षेत्र है ना, या जो अन्य प्रमुख मिर्जापुर जो यूपी का जो जिला है, वहाँ से डॉक्टर GR शर्मा जो पुरातत्वविद है, उन्होंने यहाँ पर बेलन नदी घाटी के अंदर उत्खनन करवाया है। तो यूपी में जो घाटी है, मैं यहाँ पर ले लेते हैं अपन बेलन रिवर वैली। क्लियर? कहाँ से जी? यूपी। इनमें एक प्रमुख स्थल है लोहदा नाला क्षेत्र, प्रयागराज के आसपास। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने रख दूं, पुरा पाषाण काल में आगे जाकर निम्न पाषाण को छोड़ दें, निम्न पुरा पाषाण को छोड़ दें, लोहदा नाला क्षेत्र से आपको दुनिया की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होगी, जो मैंने पिछले सेशन में भी आप लोगों के सामने स्पष्ट किया था। ठीक, तो यहाँ पर जो उत्खनन किया गया है, जो एक्सकावेशन किया गया है, वो डॉक्टर GR शर्मा के द्वारा किया गया है। डॉक्टर GR शर्मा के द्वारा किया गया है। और बेलन जो रिवर है, इसका सबसे खास बात किया है कि यहाँ पर लोअर पैलियोलिथिक से लेकर, ये सबसे महत्वपूर्ण है, लोअर पैलियोलिथिक से लेकर नियोलिथिक काल तक का संपूर्ण सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त होता है। काल तक का संपूर्ण सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त होता है। याद रखिएगा कहां से, यह है बेलन नदी घाटी से। बेलन नदी घाटी में याद रखना लोअर पैलियोलिथिक जो कल्चर है, इसके लगभग 40-45 स्थल आपको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और एक सबसे बड़ी बात बेलन नदी घाटी से आपको लोअर पैलियोलिथिक से संबंधित 40 साइट्स स्थल प्राप्त हुई है। यहाँ पर मूठ लगा, अब ये इंपॉर्टेंट, मूठ माने बट, मूठ लगा एक हस्त कुठार प्राप्त हुआ है। मूठ लगा एक हैंडेक्स अपने को यहाँ से प्राप्त हुआ है। अच्छा, बेलन नदी घाटी में आपको कई प्रकार के अर्धनिर्मित, यानी कि जिसे कहते हैं ना कच्ची निर्माण सामग्री के रूप में, आपको इतने पेबल, क्रोड और फ्लैक्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मतलब क्या कहना चाहिए, रॉ मटेरियल के रूप में स्टोन टूल्स के निर्माण हेतु काफ़ी आधे अधूरे से इस तरह के उपकरण प्राप्त हुए। इसीलिए बेलन नदी घाटी को लोअर पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स वर्कशॉप के नाम से भी जाना गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। जो बेलन नदी घाटी है, इसको विशिष्ट रूप में किस रूप में जाना गया है, लोअर पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स वर्कशॉप, यानी कि निम्न पुरापाषाण कालीन
प्रस्तर उपकरणों का कार्य स्थल के नाम से भी जाना गया है। और महाराष्ट्र के अंदर चिरकी, नेवासा, कोरेगांव, चांदोली, शिकारपुर, रासे नदी घाटी, ये कई प्रकार के आपको लोअर पैलियोलिथिक साइट्स प्राप्त हो जाते हैं। तो यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, जब हमने लोअर पैलियोलिथिक स्टार्ट किया था तब मैंने आपको कहा भी था कि चिरकी, नेवासा, ये दो तो यहाँ पर वर्कशॉप के रूप में प्राप्त होते ही हैं। तो कोरेगांव, चिरकी, नेवासा, क्लियर, शिकारपुर और रासे नदी घाटी, शिकारपुर एवं रासे नदी घाटी ये प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं लोअर पैलियोलिथिक से संबंधित। उम्मीद करता हूं यहाँ तक की चीजें आपको बेहद अच्छे से क्लियर होती जा रही हैं। थोड़ा स्क्रीन आउट होता हूँ, आप आराम से इसे देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट्स को अपने पेन डाउन कर लीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है साहब, फिर अपन कुछ, क्योंकि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है संपूर्ण पैलियोलिथिक जो एक्टिविटीज हैं, जो साइट्स हैं, उनसे संबंधित। उड़ीसा के अंदर तो आप लोग जानते ही हैं कि कुलियाना, बुद्धाबलंगा जो नदी के किनारे का जो स्थल था, वहाँ से हमें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो हम बात कर सकते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में एक चीज रहेगी ना, महाराष्ट्र में बोरी को कैसे भूल सकते हैं। महाराष्ट्र में बोरी से आप जानते हैं जो कुकड़ी नदी महाराष्ट्र में स्थित है, 14 लाख ईसा पूर्व के आपको यहां से स्टोन टूल्स प्राप्त हुए हैं। और बोरी सबसे प्राचीन, हम लोग लास्ट सेशन में हमने देखा था, सबसे प्राचीन लोअर पैलियोलिथिक साइट के रूप में जो हमारे सामने आता है वो असल में महाराष्ट्र में कुकड़ी नदी किनारे का जो स्थल है बोरी, वो है। अब उड़ीसा की जब बात की जाए, तो उड़ीसा में जो प्रथम जो उत्खनित लोअर पैलियोलिथिक संपूर्ण इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप में, वो है असल में कुलियाना उड़ीसा में बुधाबलंगा नदी किनारे का ये स्थल है कुलियाना। विशेषता में लिख देता हूं, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उत्खनित निम्न पुरापाषाण स्थल लोअर पैलियोलिथिक साइट के रूप में हमारे सामने आता है कुलियाना। ठीक है, अब मद्रास साउथ इंडिया की बात की जाए तो अब मैं समझता हूँ कि अब मैं मजे लूंगा, क्योंकि आप सब लोग इतनी बार देख चुके हैं कि अब तो आप लोग ही बोल देंगे कि मद्रास में साहब पल्लवरम जो स्थल है, कोर्तलयार घाटी, यहाँ से भारतीय प्रागैतिहास का सर्वप्रथम हस्त कुठार जो जीएसआई के महानिदेशक थे रॉबर्ट ब्रूस फुट ने प्राप्त किया था 30 मई 1863 को, जो एशुलियन प्रकार का था, क्वार्जाइट पत्थर से बना हुआ था और इसका संबंध प्लीस्टोसीन कल्चर के रिस एज के साथ है। ठीक है, मद्रास का जो स्थल है पल्लवरम, इसके अलावा यहाँ से आप बात करेंगे अतिरम पक्कम की, और यहीं से आप एक मद्रास से एक और स्थल है वादमदुरई,
वादंदुरे, ये स्थल वो हैं कोर्तलियार घाटी, तो खैर ये है ही सी। कोर्तलियार घाटी से तो खैर ये प्राप्त हुआ ही है। तो ये प्रमुख आपका लोअर पैलियोलिथिक स्थल हैं। पल्लवरम से 30 मई 1863 को प्राप्त किया गया। याद रखना, जो हैंडेक्स प्राप्त हुआ है वो प्लीस्टोसीन जो इपॉक या एरा है उसके थर्ड फेज, जिसको रिस एज के नाम से, आइस एज में भी थर्ड फेज जो है रिस एक जर्मन रिवर है, उसके नाम पर इस युग का नामकरण नोमेनक्लेचर किया गया है। और अतिरम पक्कम से आपको, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अतिरम पक्कम से आपको 28 सितंबर 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फूट और उसके साथी मिस्टर विलियम किंग के द्वारा यहाँ पर एक हैंडेक्स पाया गया। एक क्लीवर असल में विदारणी को कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ से ये एशुली टाइप का हैंडेक्स जो मिले हैं वो एशुलियन टाइप का है, क्लियर, जो कि आपको मद्रास में जो प्राप्त हुआ वो एशुलियन टाइप का। ये 17 प्रकार के जीवों के पद चिन्ह पाए गए हैं अतिरम पक्कम। सोच के देखना कितना महत्वपूर्ण है। 17 प्रकार के जीवों के पद चिन्ह, उनके फुट मार्क्स भी यहाँ से पाए गए। इनमें घोड़े के दांत, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हॉर्स टीथ, घोड़े के दांत, नील गाय और दरियाई घोड़ा प्रमुख है। घोड़ा, इसके टीथ का जीवाश्म पाया गया है। नील गाय ये इंपॉर्टेंट है। और जल भैंसा, या जिसको आप दरियाई घोड़ा भी पुकारते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, थोड़ा सा हट जाता हूँ मैं, आप इनको नोट कर लें और पल्लवरम के बारे में लिख देते हैं ताकि आपके सामने बिल्कुल ही क्लियर होता चला जाए। 30 मई 1863 को इसके द्वारा रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा फर्स्ट हैंड एक्स ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री यहां से पाया गया है। एशुलियन टाइप का है और किससे बना हुआ है, तो रॉ मटेरियल है इसका क्वार्ट्जाइट। और जिस एरा से ये हैंड एक्स संबंधित है वो है असल में प्लीस्टोसीन एरा के जो थर्ड रिस रिवर का जो फेज है। तो रिस एरा भी कहा गया है, रिस असल में जर्मन रिवर है। तो आप यूं समझ लीजिएगा कि प्लीस्टोसीन युग के तृतीय स्तर, जिसको रिस एज या रिस युग भी कहा गया, उससे संबंधित प्लीस्टोसीन कल्चर या लोअर पैलियोलिथिक का हमें यह हैंडेक्स 30 मई 1863 को पाया गया, जो कि संपूर्ण भारतीय प्रागैतिक इतिहास का प्रथम हैंडेक्स भी है। इस प्रकार से आज इस सेशन में मैंने आप लोगों का लोअर पैलियोलिथिक कंप्लीट कर दिया है। यदि मेरा यह प्रयास आपकी जो कंपटीशन में सफलता की जो यात्रा है उसमें थोड़ा सा भी यदि मददगार होता है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसे प्रेस कर दिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। यदि आपका ये सहयोग मुझे मिलता है, यकीन मानिएगा इस सहयोग के बदले में इस तरह के सेशंस, एकेडमिक सेशंस की एक बिल्कुल क्या कहना चाहिए, फ्लो वाला पूरी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट सेशन का, जो होने
जा रहा है मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज, उसके बाद फिर मेसोलिथिक एंड देन नियोलिथिक, और उसके साथ ही फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम चैल्कोलिथिक कल्चर्स को सामने लेंगे। सो नमस्कार, खूब मेहनत करिए और अपनी मंजिल की तरफ ठोस कदम बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू।